वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो आंसर राइटिंग है उसका प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले हम थ्योरी देखेंगे उसमें क्या क्या थ्योरी है, और उसके बाद ये देखेंगे उसको लिखना कैसे है प्रॉपर डायग्राम्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें कोपर थ्योरी का, जो कि जियोसिंक्लाइन की थ्योरी है माउंटेन्स बिल्डिंग के लिए। और ये कौन से यूनिट में है? हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? Famous German geologist attempted to explain the origin of mountains through his famous geosyncline theory in his book Der Bau der Erde। सो ये इनकी बुक थी जर्मन में, कोपर की। इसके थ्रू उन्होंने जियोसिंक्लाइन की थ्योरी दी थी, और इस जियोसिंक्लाइन में उन्होंने जो ओरिजिन है माउंटेन्स का वो बताया है, वो एक्सप्लेन किया है कि जो माउंटेन्स हैं वो ओरिजिनेट कैसे होते हैं, वो बनते कैसे हैं। According to Kober, two land masses moves towards each other due to contraction caused by cooling of the earth's surface, which cause the horizontal surface movement of the land masses। तो कैसे हुआ है? जो दो लैंड मासेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक इधर आ रहा है तो दूसरा इसकी तरफ ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो अर्थ सरफेस है ना, उसमें कूलिंग हो रही है, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो गया है अर्थ सरफेस पे। और इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना लैंड मासेस की, वो अकर हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, द प्रेजेंट डे माउंटेन्स वर वंस मोबाइल जोन्स। द प्रेजेंट माउंटेन्स वर वंस मोबाइल जोन्स ऑफ व्हाट? सो अब इसमें क्या क्या रखा है कि ना, पहले एक टाइम पे जो ये माउंटेन्स थे ना, जो आज की जगह हमें माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पहले वाटर था, और उसकी जगह पर अब माउंटेन्स खड़े हुए हैं। वो देखते हैं कैसे हुए हैं। देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग। पहली है लिथोजेनेसिस, फिर ओरोजेनेसिस, और लास्ट है ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस में क्या है? ये फर्स्ट स्टेज है जियोसिंक्लाइन में, इन विच द फोरलैंड आर सब्जेक्टेड टू continuous erosion and these eroded sediments are deposit in the geosyncline। तो इसमें क्या कह रखा है कि जो जियोसिंक्लाइन में ना, ये एक इस साइड लैंड है, बीच में हो गया वाटर, और एक इस साइड लैंड है। तो ये जो है ना, इधर से भी रिवर्स फ्लो हो रही है और इधर से भी रिवर्स फ्लो हो रही है, और इनके द्वारा जो सेडिमेंट्स आ रहा है ना इरोड होके, वो इधर डिपॉजिट कर रही हैं। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर जो सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहा है। उससे आगे क्या कह रखा है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग वेट ऑफ द सेडिमेंट्स द बेड्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन ग्रेजुअली सबसाइड। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ sedimentation of subsidence result into huge deposition of sediments। सो ये इधर लैंड है और ये इधर लैंड है, और इनको बोल रखा है फोरलैंड। ठीक है, ये इस साइड मूव हो रही है और ये इस साइड मूव हो रही है। पहले यहाँ पे था वाटर इतना, जैसे जैसे सेडिमेंट्स आता रहा तो ये वाली जो है ना, पहले ये इतनी हुई, फिर और ज्यादा सेडिमेंट्स का लोड हो गया, फिर ये इतनी होगी। यहाँ पे ये जो रेड रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, ये है सेडिमेंट्स डिपोजिशन का। और उसके बाद ज्यादा लोड हो गया तो ये इतनी सबसाइड होगी, उसके बाद और ज्यादा हो गया तो ये इतना सबसिस्टेंस हो गया इसमें। तो ये है हमारी लिथोजेनेसिस की स्टेज, जिसमें जो ये वाली वाटर के अंदर अंडर में जो लैंड है ना, वो सबसाइड होती रहती है, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन का जो भार है, जो मास है ना, वो इतना ज्यादा ह्यूज हो जाता है, इतना ज्यादा भारी हो जाता है कि वो लैंड को सबसाइड कर देता है। सो इससे आगे क्या क्या रखा है? ओरोजेनेसिस की स्टेज आती है हमारी, विच इज रिलेटेड टू माउंटेन बिल्डिंग। इसमें असली जो माउंटेन है वो बनना स्टार्ट होता है। द टू फोरलैंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम कूलिंग एज वेल एज ड्यू टू सेडिमेंटेशन। ठीक है, जैसे ये था पूरी लैंड, मान लीजिए कोई भी पेपर मान लीजिए या कुछ भी, अगर इस यहाँ पे हम कोई भी हैवी मास रख देंगे तो ये वाला जो सिरा है ना, थोड़ा सा इस सिरे के क्लोज आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये हैवी मास है वो लाई करेगा। तो ये दोनों, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा थोड़ी क्लोज आ गई। इस वजह से सेडिमेंटेशन से भी थोड़ी लैंड मूव हो रही है, और जो अर्थ सरफेस में कूलिंग हो रही है उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो रही है ना, उसकी वजह से भी लैंड एक दूसरे की तरफ
इसमें मूव कर रही थी। ये है हमारे मूवमेंट के कोजेस। उसके बाद ड्यू टू स्क्वीजिंग ऑफ द सेडिमेंट्स मार्जिनल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड्स ऑफ द जियोसिंक्लाइन टर्म्स बाय कॉपर एज रेडिक्टन। सो इसमें क्या आगे रखा है कि जो है ना मार्जिनल, देखिए इसमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये वाले जो लैंड मास है और ये वाला लैंड मास है, यहाँ पे ये सेडिमेंटेशन है पूरा, ये जितना भी है, इधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इधर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इसकी वजह से जो है ना ये वाले यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे माउंटेन बनने स्टार्ट हो गए, एक इस साइड और एक इस साइड, पहले किनारे पे बनेंगे। उसे आगे क्या क्या रखा है इसमें, और उसको नाम क्या दिया है कॉपर ने, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसे ही हाईलाइट करके दिखाना है आपको, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे अपने पेपर में तो वो अलग से दिखना चाहिए, या तो आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए या फिर कोई डिफरेंट पेन की शेड यूज कीजिए ताकि वो हाईलाइटेड दिखे अलग से। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हाईलाइट करके दिखाने होते हैं अपने आंसर में, ताकि अगर जैसे ओल्ड एज है वो ही ज्यादा चेक करते हैं हमारे पेपर्स को, तो उनको एक तो आपका फॉन्ट साइज अच्छा होना चाहिए और आपको अपना मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड ही पेज मिलेंगे, ऐसे प्रिंट हुआ हुआ मिलेगा। और उसकी वजह से आप ये नहीं है कि एक्स्ट्रा शीट ले लोगे अपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन की एग्जाम्स की तरह, उसमें लिमिटेड स्पेस मिलेगा और उसमें आपको सारा क्वेश्चन लिखना भी है, प्रेजेंट भी करना है और कुछ मिस आउट भी नहीं करना है। ये नहीं है कि आप पहले तो बहुत सारा लिख देते हैं और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसके लिए, और जो दूसरा पार्ट पूछ रखा है क्वेश्चन के लिए उसमें फिर आपके लिए स्पेस ही ना बचे। सो आपको ये माइंड में याद रख के चलना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्या वर्ड आपको हाईलाइट करने हैं, और हाईलाइट करने में आपको पेन चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आगे पढ़ते हैं हम। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस वन नेट स्ट्रॉन्ग मिडल पोर्शन ऑफ द जियोसिंक्लाइन इज unaffected, thus even in unfolded. This unfolded part is termed by Kober as Zurich burr or the median mass. For example, ये तिब्बतन प्लेटू इसी के थ्रू फॉर्म हुआ है। सो इसमें क्या कहा गया है, जैसे ये इधर की और इधर की ओर मूव हो रहा है हमारा लैंड मास, तो इसकी वजह से इसमें ऐसे फोल्ड्स आने लग गए हैं, ये फोल्ड्स आने लग गए सेडिमेंटेशन में, और जो सेडिमेंटेशन है ये थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ होने लग गया। सो ये है हमारी माउंटेन बिल्डिंग की स्टार्टिंग। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों लैंड मास बिल्कुल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और एक ह्यूज माउंटेन का निर्माण कर देंगे, क्योंकि ये जो अंदर का सेडिमेंटेशन है ये भी तो कहीं निकल के डिस्प्लेस होगा ना, तभी तो ये इधर और इधर की तरफ मूव हो रही हैं। तो इनके बीच वाला जो ये है ये ऊपर की ओर खिसकता जाएगा फोल्ड की तरह, ऐसे फोल्ड बना देगा ये, ठीक है। और ऐसे ही हमारे माउंटेन्स बनते हैं। तो उसमें जो ये दूसरी टर्म है ये क्या है, ये है जैसे हमारे सबसे पहले बने थे, आपको पता है कि जो हमारे ट्रांस हिमालयाज हैं उनका ओरिजिन वो है वोल्केनिक ओरिजिन, और उसके बाद हमारा तिब्बतन प्लेटू आता है बीच में और वो है एकदम फ्लैट, ऐसे फ्लैट है, और उससे पहले ऐसे ट्रांस हिमालयाज हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे जो हिमालयाज के 3 रेंजेस हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लेसर हिमालय, ये आते हैं। सो ऐसा कैसे है कि ये बीच वाला है ना ये फोल्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि है ना एक तो ये इतना हार्ड हो चुका है और मेटामॉर्फराइज हो चुका है कि है ना ये बिल्कुल ऐसे चपटा एकदम प्लेन है, सीधा है, और इसी को बीच वाले को बोला गया है मीडियन मास। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और इसका जो जर्मनी में जो वर्ड है ना ये भी आपको याद रखना है और हाईलाइट करके दिखाना है ये, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट स्टेज है वो पढ़ते हैं ग्लिप्टोजेनेसिस की। इन द थर्ड स्टेज द माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड इनिशियली बाय राइज and then by continuous slowing height due to the process of denudation such as rivers, glaciers, etc. सो ये देखिए ये है हमारी माउंटेन बिल्डिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे ये जो मार्जिनल एरिया है ना, यहाँ पे जो मार्जिन्स का एरिया है, एकदम किनारे का एरिया है, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स बनने छोटे छोटे स्टार्ट हो गए हैं ऐसे, ठीक है। और बीच में ये
है यहाँ पर ज्यादा असर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है तो पहले जो किनारा वाला पोर्शन है वही फोल्ड होगा ना, बीच वाला तो बाद में फोल्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये मीडियन मास क्रिएट हो चुका है। और ये मीडियन मास जो टाइप का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, किस तरह का फोल्ट है उसमें, किस तरह की रॉक है उसमें, कितने फोल्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, जो उसके फिजिकल फैक्टर्स है ना, कौन सी केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है वो, ये सभी स्ट्रक्चर में आता है। तो ये वाला जो मीडियन मास है ना, ये स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। ये स्ट्रक्चर हम डीपली पढ़ेंगे, हमारे डेविस वाला जब पढ़ेंगे ना साइकिल इरोजन वाला, उसमें पहले स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सो ये इस तरह से हमारे जो क्रिप्टोजेनेसिस की स्टेज है ना, ये होती है। इन सभी जो डायग्राम्स को है ना, आपको एक तो ऐसे बॉक्स में करके आना है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ऐसे बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद इसका थ्योरी का अगर क्रिटिकल एनालिसिस पूछ लें तो उसमें क्या लिखना है, ज्योग्राफर्स दैट एग्री दैट contraction is not a proper force to explain the formation of very extensive mountains such as Himalayas। तो पहले तो जो ज्योग्राफर्स है उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन वाली थ्योरी पे ही क्वेश्चन कर दिया है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन से इतना बड़ा माउंटेन क्रिएट हो सकता है तो ऐसे तो जो हमारी हर एक मेजर और माइनर प्लेट है ना, वो सभी मूव हो रही हैं और हर मूवमेंट पे मूव हो रही है। और आपको पता है कि जो हमारी ग्रीनलैंड वाली जो प्लेट है ना, वो पर ईयर 7 सेंटीमीटर मूव हो रही है। ठीक है, तो ऐसे तो हर जगह जल्दी से हमें माउंटेन्स दिख जाने चाहिए थे। तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी को इन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया है, क्रिटिसाइज। इसके बाद in fact the plate tectonics theory has properly explained that such mountains are formed due to collision of two plates due to hot convective currents forming from asthenosphere and not due to cooling and contraction। तो इन्होंने प्रूफ के तौर पर क्या एग्जांपल दिया है प्लेट टेक्टोनिक्स का, कि प्लेट टेक्टोनिक्स में कैसे एक्सप्लेन कर रखी है माउंटेन बिल्डिंग। तो उन्होंने बता रखा है कि है ना, जो माउंटेन्स बिल्डिंग होती हैं वो कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होती उनमें, वो होती है जब जो दो प्लेट्स का कोलिजन होता है ना, जैसे ये प्लेट 1 है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये है प्लेट 2, ये हमारे ओशनिक प्लेट है। तो आपको पता है कि ओशनिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होती है और इस वजह से वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर ऐसे सबसाइड कर जाती है। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे सबसाइड करेगी तो यहाँ पे जो एस्थेनोस्फीयर होता है, यहाँ पे जो मैग्मा होता है कन्वेक्टिव करंट्स के थ्रू मूव हो रहा होता है ऐसे, तो ये वाला जो है ये बाहर आ जाता है और ये यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू माउंटेन बिल्डिंग करता है। और अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स ज़्यादा जमा होते हैं तो सेडिमेंट्री माउंटेन्स बनते हैं, वोल्केनिक लावा निकलता है तो वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो इस तरह से माउंटेन बिल्डिंग होती है। ये हम और डीपली हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे आगे है स्टडीज अकॉर्डिंग टू स्विस, जो हमारी पहली जो थ्योरी आई थी प्लेट्स के बारे में, जिसमें सियाल, सीमा और निफे की जिसने थ्योरी दी थी कि ये 3 लेयर्स होती हैं, वो है स्विस, have shown that only one part of the landmass moves while the other part remains stable, which is in contradiction with the geosyncline theory, in which both the land masses move towards each other। इसमें क्या क्या रखा है कि ना, जो स्वेस ने एग्जाम्पल दिया था ना, उसमें ये क्या रखा है कि सिर्फ एक ही प्लेट है ना, वो दूसरी की तरफ मूव होती है और दूसरी जो है वो स्टेबल रहती है। और जो कॉपर ने जो थ्योरी दी उसमें बोल रखा है कि दोनों लैंडमास एक दूसरे की तरफ मूव होते हैं। तो ये इनका कंट्राडिक्शन आ रखा है यहाँ पे। और इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है उन्होंने प्रूफ के लिए, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के थ्रू दे रखा है, पैलियोमैग्नेटिज्म हैव शोन इनफ एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इन द इंडियन ओशियन एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। ये 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो पैलियोमैग्नेटिज्म का और एक प्लेट टेक्टोनिक्स का। इसको डीपली आपको अगर पढ़ना है तो आपके इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसमें जाके देखिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, द जियोसिंक्लाइन थ्योरी, satisfactory example is Swiss mountains such as Alps, Himalayas, but cannot explain huge north-south mountains such as Andes, Rockies,
which face the Pacific Ocean and not near any geosyncline। तो ये geosyncline का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो क्या है कि है ना ये थोड़ा बहुत तो जो ना ईस्ट वेस्ट की तरफ जो मूव हो रहे हैं ना, जैसे हिमालयस है, एल्प्स हैं, इनको तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर भी रही है। लेकिन जो ये हमारे रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स है ना, जहाँ पे भी यहाँ पे तो ओशियन है और यहाँ पे ये बने हुए हैं एकदम किनारे पे, तो ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि यहाँ पे तो कोई जियोसिंक्लाइन है ही नहीं ना। यहाँ पे बीच में तो पैसिफिक ओशियन हो गया ये इतना बड़ा, और यहाँ पे हमारा ये हो गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे रशिया है और यहाँ पे चाइना और वो सब ताइवान वगैरह। सो इसकी वजह से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है इस थ्योरी को। सो अब देखते हैं हम इसको लिखना कैसे। ये देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, हाउ फार कोबर्स जियोसिंक्लाइन थ्योरी एक्सप्लेन द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, इवेल्युएट। तो इवेल्युएट में क्या लिखना है हमें, देखिए सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन देनी है जियोसिंक्लाइन थ्योरी की, थ्योरी की नहीं मतलब जियोसिंक्लाइन की डेफिनेशन देनी है कि जियोसिंक्लाइन होती क्या है। ये बेसिकली क्या है, एक बहुत ही नैरो और डीप वाटर बॉडी होती है जिसके दोनों साइड में लैंड मासेस होते हैं। ठीक है, ये है हमारी जियोसिंक्लाइन। और इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखना है आपको, इसकी 3 स्टेजेस जो थ्योरी की हैं वो डायग्राम के साथ तीनों आपको शॉर्ट जो पैराग्राफ है वो लिख के और एक्सप्लेन करनी है बिल्कुल अपने वर्ड्स में। ठीक है, उसके बाद क्रिटिसिज्म में क्या लिखना है इसमें, वो आपको अभी मैंने क्रिटिकल एनालाइज में ये 3 पॉइंट बताए थे, ये लिखने हैं। ठीक है, और बिल्कुल ना इतना वो नहीं ध्यान देना है कि आपको थ्योरी में ही आप 2 पन्ने लगा दो। बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये डायग्राम छाप दिया और इतना ही, इसी में आपको कंप्लीट करनी है ये स्टेज। फिर आपने ये वाला डायग्राम छापा सेकंड स्टेज के लिए और इसमें आपको अपनी पूरी वो लिखनी है। ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड, बस आपको मेन पॉइंट एक्सप्लेन करने होते हैं। ये नहीं है कि पूरी बुक छापा हो आप वहाँ पे, इतना आपको वो नहीं मिलेगा स्पेस। ठीक है, सो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समराइज करके लिखना है और कोई भी कीवर्ड ना छूटे। जैसे जो 2 जर्मन नेम्स हैं, रेंडेक्टन और एक ये फोरलैंड बना है और उसका जर्मन नेम क्या है, ये सब जो कीवर्ड्स है ना ये हाईलाइट करने हैं आपको। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है, कोबर्स थ्योरी satisfactorily explain only few aspects of mountain building but suffers from weaknesses in the terms of force and limited applicability. Thus, Kober can be given credit for advancing the idea of geosyncline, which is then properly explained in the theory of plate tectonics. So, इतना सा है आपको लिखना है और इसको आप अब अपने वर्ड्स में लिख के देखिए इसी फॉर्मेट में, और फिर देखिए कि आप इसको 2 से ढाई पेजेस में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको इतना स्पेस मिलेगा और उसमें तो साइड में मार्जिन्स भी होते हैं। A4 साइज की शीट लीजिए और उसमें ऊपर नीचे और दोनों साइड्स में मतलब चारों तरफ मार्जिन छोड़ के, और बीच बीच का वो लिखना है बीच बीच में, और वो भी सिर्फ 2 और मैक्सिमम ढाई पन्नों में लिखना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए और किस टॉपिक में चाहिए वो मेरे को आप बता देना, हिंदी में या इंग्लिश में, कौन से भी लैंग्वेज में आपको चाहिए ये भी बताना। ठीक है, थैंक यू।